स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, कुछ उसके थ्योरी और कुछ उसके पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ट्रेंड्स को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। ठीक है, एनर्जी मीन्स पावर, और आयनाइज मतलब एक तोड़ देना, किसी चीज़ को आयनाइज कर देना, उसके पार्ट से अलग कर देना। तो सिंपल अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक एटम है और उसके न्यूक्लियस मौजूद है और उस न्यूक्लियस में मौजूद है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और उसके सराउंडिंग में जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड होता है न्यूक्लियस से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस से बॉन्डेड होता है थ्रू एन फोर्स, और वो फोर्स कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये बहुत हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है इनके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में। तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, जो इनके दरमियान फोर्स है, इन दोनों के बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो एनर्जी कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो हम इसके लिए डेफिनेशन जो है वो लिखते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, the amount of energy is required to remove an electron from 1 mole of an atom, 1 mole of an, इधर हम मेंशन करते चलें, आइसोलेटेड gaseous and neutral atom। ठीक है, ये इसकी जो है वो डेफिनेशन है आयनाइजेशन एनर्जी की। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ एन एटम, और एटम मस्ट बी आइसोलेटेड, गैसियस स्टेट होनी चाहिए, और वो न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कि आइसोलेटेड क्यों होना चाहिए, गैस क्यों होना चाहिए, न्यूट्रल फॉर्म क्यों होनी चाहिए। तो आइसोलेटेड का मतलब है अकेला, अलोन। मतलब अगर आप इसकी एग्जांपल ले लें कि अगर बहुत सारे लोग आपके पास मौजूद हैं फर्स्ट ईयर क्लास के, और उसमें से आपको किसी एक स्पेसिफ़िक बच्चे के बारे में मालूम करना है कि वो स्टडीज़ की तरफ कैसा है, तो आप उस स्पेसिफ़िक बच्चे को अलग करके उसकी स्पेसिफिटी जानेंगे, ना कि उसको पूरी क्लास के अंदर एक साथ बैठा के आप उसका कभी भी एग्जामाइन उसको नहीं कर पाएंगे जब तक आप उस बच्चे को अलग से एग्जामाइन नहीं करेंगे। इसकी और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि अगर हमें फॉर सपोज़ बहुत सारी डिशेज़ हैं और हमें किसी एक का जो है वो टेस्ट जो है वो मालूम करना है कि वो कितना फ्लेवर है उसके अंदर, तो हम उस एक डिश को अलग निकाल के यूज़ करेंगे और उसका फ्लेवर अच्छे से हम जान पाएंगे कि जी इसका फ्लेवर ये है। लेकिन अगर आइसोलेट, यही सिंपल रीज़न एटम के साथ है कि एटम को जो है वो आइसोलेट होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, एटॉमिक फॉर्म में होना चाहिए, और गैस होना चाहिए। गैसेज़ में जैसे ही आप एनर्जी अप्लाई करते हैं तो फ़ौरन से हिट करती है एनर्जी डायरेक्ट उनके इलेक्ट्रॉन्स पे, और इलेक्ट्रॉन्स को वो अपने अंदर से रिमूव कर देते हैं। तो आइसोलेट की मैं एग्जांपल एक और आपको यहाँ पे देती चलूँ कि अगर फॉर सपोज हमारे पास ये XYZ कोई भी एटम है और ये डायटॉमिक फॉर्म में, ठीक है, ये डायटॉमिक फॉर्म में, इसका A2 का मतलब है कि A ने बॉन्ड बनाया है A के साथ, इस तरह से। अब जैसे ही आप इसको एनर्जी अप्लाई करेंगे, इसको आप एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, अगर हम एनर्जी रिक्वायर्ड यानी कि आप एनर्जी यहाँ पे देंगे इस रिएक्शन में, तो सबसे पहले एनर्जी क्या करेगी, वो इस A और इस A के दरमियान बनने वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगी। यानी आपने जितनी एनर्जी दी उसने वो सारी एनर्जी कंज्यूम्ड कर दी इस A और A के दरमियान जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए। लेकिन अभी तक कोई उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हुआ। मीन्स अब ये क्या होगा कि ये A अलग हो जाएगा और दूसरा A भी अलग हो जाएगा। अब आप फर्दर
आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि एनर्जी और आप यूज़ करेंगे किसी भी एक एटम के ऊपर और फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन को आप बाहर की तरफ रिमूव करवाएंगे। तो जो भी एनर्जी है वो उसकी मिनिमम एनर्जी को हम हमेशा देखते हैं, यानी कि जब भी आप केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो आपके पास एनर्जी कम से कम और वक्त भी कम से कम वक्त में ज़्यादा आपको रिज़ल्ट बनाने होते हैं, ज़्यादा रिज़ल्ट आपको देखने होते हैं। इस वजह से यहाँ पे ये एक थ्योरी यूज़ की जाती है, यहाँ पे ये एक मेन पॉइंट है कि एटम जो भी होगा वो इट मस्ट बी आइसोलेट फॉर्म, मीन्स वो आइसोलेट होगा, किसी कंबाइन स्टेट में नहीं होगा। होप कि आपको ये एग्जांपल इसकी समझ आ गई होगी कि आइसोलेटेड हम इसको क्यों लेते हैं। तो अब हम चलते हैं कि इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको और मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल यहाँ पे एक इक्वेशन में लिखती हूँ, इक्वेशन के ज़रिए हम इसको और मज़ीद अच्छी तरह से समझेंगे। फॉर सपोज़ मैंने यहाँ पे ये कोई एक एटम ले लिया है, ये XYZ कोई भी एटम हो सकता है, ठीक है। अब आप इसने रिएक्शन लिया और इसके अंदर से आपने इसको एनर्जी इसके ऊपर अप्लाई की कोई, और इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो बाहर निकाल दिया और ये M फॉर्म में, M+ फॉर्म में आपके पास आ गया है। यानी कि ये पहले एक न्यूट्रल फॉर्म था, न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल फॉर्म के बाद आपने उसको एनर्जी दी और उसने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया और अब वो M+ फॉर्म में आपके पास मौजूद है, ठीक है। ये आयोनिक फॉर्म उसकी आ गई है और यहाँ पे ये उसकी एनर्जी डेल्टा H, उस रिएक्शन उस इक्वेशन की एनर्जी शो होती है डेल्टा H, जो भी आपने एनर्जी उसको दी है। अब यहाँ पे एक और बात कि जो इस आयनाइजेशन एनर्जी के लिए जो डेल्टा H होती है वो हमेशा जो है पॉजिटिव होती है। क्या होती है वो? आयनाइजेशन के लिए डेल्टा H हमेशा पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव क्यों होती है? क्योंकि जब भी आप हमने कहा क्या लिखा है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, यानी आप एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है, आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी आप रिएक्शन में एब्जॉर्ब करवाएंगे एनर्जी, यानी आप जो भी इधर एनर्जी देंगे वो एनर्जी इस रिएक्शन में जाके एब्जॉर्ब होगी। और जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब एनर्जी, एब्जॉर्ब एनर्जी। और जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वो रिएक्शन सबके सब कहलाते हैं एंडोथर्मिक। ये सब के सब एग्जांपल होती हैं आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जांपल होती हैं, जहाँ पे एनर्जी जो है वो आपके रिएक्शन के अंदर, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है वो सब उसके अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। वैसे अगर हम देखें तो डेल्टा H हमारे पास दो तरह का होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव जब होता है जब एनर्जी रिलीज़ होती है किसी भी रिएक्शन से, किसी भी इक्वेशन में, किसी सिस्टम में एनर्जी जो है जब वो रिलीज़ होगी तो वो नेगेटिव होगी, और इस तरह के रिएक्शंस आपके कहलाते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स आउटसाइड एनर्जी रिलीज, एंड द पॉजिटिव मीन्स एब्जॉर्ब एनर्जी, absorb, and such type of reactions are called endothermic reactions। तो इस तरह से आपकी डेल्टा H दो तरह की होती है, पॉजिटिव एंड सेकंड इज़ नेगेटिव। ओके जी, अब हम जो है इसके यूनिट डिस्कस करते हैं कि जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है उसके कौन कौन से यूनिट है पॉसिबल, जो प्रोबेबली जो इसके यूनिट हैं वो इसके यूनिट होते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, एक इसका यूनिट हम ये यूज़ कर रहे होते हैं ज़्यादातर, और दूसरा जो है इसका यूनिट जो यूज़ किया जाता है वो किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ये दो यूनिट जो है प्रोबेबली जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये तो थी सम बेसिक थिंग कि आयनाइजेशन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, एक कॉन्सेप्ट और हमारे दिमाग में ये आ गया आइसोलेट एटम के अकॉर्डिंग कि मिनिमम एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, एंड द एटम मस्ट बी आइसोलेट एंड इट मस्ट बी इन अ गैसियस स्टेट एंड इट्स ऑल्सो न्यूट्रल फॉर्म। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट जर्नल बातें थी आयनाइजेशन की। अब हम देखेंगे कि सक्सेसिव आयनाइजेशन, आपने सुना होगा कि सक्सेसिव आयनाइजेशन क्या होती है, तो आज हम इसमें और मज़ीद डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी उसको भी हम एक ट्रेंड के ज़रिए समझेंगे। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक हमारा ये टारगेट मॉलिक्यूल है, इसने रिएक्शन किया, आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड किया और इसने इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से रिमूव किया और ये एक M फॉर्म में आपके पास आ गया, और हम इसको कहेंगे आयनाइजेशन 1।
ये आपकी आयनाइजेशन 1 हो गई। फिर अगेन हमने इसी टारगेट मॉलिक्यूल को लिया M+ कोई, जो कि अब न्यूट्रल फॉर्म में नहीं है, अब वो एक एनायन की फॉर्म में है, और हमने इसको एनर्जी अप्लाई की और उसने एक और इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाला और वो M+2 की फॉर्म में आ गया, और ये आपकी कहलाएगी आयनाइजेशन 2। और अगेन आपने सेम एटम, टारगेट जो आपका एटम है उसी को, जो अब वो 2+ फॉर्म में मौजूद है एनायन में, आपने उसको ही लिया और आपने उसको दोबारा से एनर्जी दी और उसने हिट किया और उसने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से रिमूव किया, और अब वो +3 की फॉर्म में मौजूद है, और ये आपकी मौजूद कहलाएगी IE3, आयनाइजेशन 3, यानी फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकेंड आयनाइजेशन एंड थर्ड आयोनाइजेशन। अब ये कुछ इसकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज़ कहलाती हैं, यानी कि डिफरेंट आपने एक सेम ही एटम के अंदर उसको एनर्जी अप्लाई की और उसने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया 1 टाइम, देन अगेन सेकंड टाइम, देन अगेन थर्ड टाइम। फर्स्ट टाइम व्हेन यू अप्लाई द एनर्जी इट्स in the neutral form, then second and third time it's not a neutral atom, now it's an anion। ये एक anion की फॉर्म में आपके पास मौजूद है, इनके ऊपर चार्ज 1 एंड चार्ज 2 मौजूद हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच एनर्जी इज़ ग्रेटर एंड विच एनर्जी इज़ लेस दैन अदर्स, मतलब कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान में क्या ट्रेंड आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं बेटे कि अगर आपका न्यूट्रल एटम है, ठीक है, जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन है उतने ही उसके पास प्रोटॉन है, तो जैसे ही आपने एनर्जी हिट की उसने ईजिली एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, ठीक है, इसके पास जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर आप सेकंड आईपी में देख रहे हैं, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के केस में हम देख रहे हैं कि इसका नेगेटिव चार्ज तो कम हो गया है लेकिन पॉजिटिव चार्ज इसके पास बढ़ गया है, यानी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो गई है ड्यू टू द न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज प्रोटॉन का है वो इंक्रीज़ हो गया, इलेक्ट्रॉन उसमें अब पहले एक दफ़ा आप निकाल चुके हैं, रिमूव करवा चुके हैं, अब सेकंड टाइम आपने और रिमूव कर दिया है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसका कम हो गया है, पॉजिटिव चार्ज उसका इंक्रीज़ हो गया, तो अट्रैक्शन डबल, रिपल्जन डिक्रीज़। मीन्स जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो अब जब सेकंड टाइम आपका एक एटम आएगा, ये इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं समझने के लिए, सेकंड टाइम जो एटम है वो अब एक और दफ़ा जो है वो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है अपने अंदर से M+2 में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन डबल हो रही है, अट्रैक्शन डबल, और जो रिपल्जन क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ कोर्स रिपल्जन क्रिएट करते हैं, रिपल्जन जो होती है वो इसकी डिक्रीज़ हो जाती है, रिपल्जन in this type of reaction will decreases, repulsion decreases। अब रिपल्जन डिक्रीज, अट्रैक्शन इंक्रीज, तो अब आप जब सेकंड टाइम आई अप्लाई करेंगे आयनाइजेशन, तो वो फर्स्ट से ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि उसके अंदर अट्रैक्शन अब डबल हो गई है। तो इसी तरह अगर आप थर्ड टाइम सेम एटम के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी अप्लाई करेंगे तो अब अट्रैक्शन डबल से ट्रिपल हो गई है, क्योंकि उसका जो है नेगेटिव चार्ज और मज़ीद कम हो गया है और पॉजिटिव चार्ज उसका सेम ही रहा है, पॉजिटिव चार्ज एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव इन थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ इंक्रीजेज, इसलिए आपको आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड टाइम सबसे ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, मीन्स एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इसका ट्रेंड कुछ इस तरह से है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर दैन second ionization energy and the second ionization energy is greater than first ionization energy। तो इसका आयनाइजेशन, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का कुछ ट्रेंड इस तरह से है और ये फिक्स्ड है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। किसी भी सिचुएशन में आप उसको कोई भी सोर्स दे दें, आप कोई भी, इसमें एनर्जी की तो बात है, आपने एनर्जी देनी है, आप जितनी मर्ज़ी एनर्जी दे दें उसका ये ट्रेंड कभी चेंज नहीं हो सकता। कभी ऐसा नहीं होगा कि सेकंड आयनाइजेशन ज़्यादा होगी थर्ड से, या फर्स्ट ज़्यादा होगी सेकंड से, या फर्स्ट इन दोनों से ज़्यादा होगी, नहीं, ये फिक्स्ड है। इसको याद कर लें और इसको इस तरह से समझेंगे तो ये आपको कभी भी नहीं भूलेगी कि आपकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन है वो सबसे कम होती है, क्योंकि न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है उनके रिपल्जन अट्रैक्शन बिल्कुल एक जैसी होती है। सेकंड टाइम रिपल्जन डिक्रीज, अट्रैक्शन इंक्रीज, थर्ड टाइम अगेन रिपल्जन मोर डिक्रीज एंड अट्रैक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा उसमें अप्लाई करनी पड़ती है।
तो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन जो हमने ये बनाई है, ये जो ट्रेंड हमने लिखा है, इसके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट एक मैंने यहाँ पे समरी बना दी है कि आफ्टर लूजिंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल रिड्यूसेस, यानी आप जैसे ही फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज़ होगा यहाँ से तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल में वो वहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, एंड द पुल ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, यानी सेकंड टाइम अब उसका जो है पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो गया, अट्रैक्शन डबल हो गई है, तो उनका पुल टुवर्ड्स न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन को वो प्रोटॉन पुल करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, क्योंकि उनके पास पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो गया है। हैंस इट्स बिकम मोर डिफ़िकल्ट टू एक्सट्रैक्ट अनदर इलेक्ट्रॉन। तो अब उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन जब आप सेकेंड टाइम लेंगे तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, यानी आपको एनर्जी जो है वो ज़्यादा फर्स्ट टाइम से सेकंड टाइम में उसको आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। और वैसे ही आप थर्ड टाइम में भी यही आपकी थ्योरी जो है वो अप्लाई होगी, मींस कि वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा सिचुएशन के उसको आप अंदर से इलेक्ट्रॉन को और रिमूव कर सकें। तो ये इसका सक्सेसिव ट्रेंड है इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन एनर्जी का। अब हम कुछ फैक्टर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड के पीरियोडिक टेबल में उसके क्या फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी पे अप्लाई होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी उन पे कि किस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो उनसे इफ़ेक्ट होती है उन फैक्टर से। तो सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक साइज़ को, यानी एटॉमिक रेडियस भी आप उसको बोल सकते हैं, एटॉमिक साइज़, ठीक है। अब एटॉमिक साइज़ की हम बात करेंगे। एटॉमिक साइज़ के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देती हूँ। फॉर सपोज़ हमारे पास ये एक एटम है और एक ये दूसरा एटम है, ठीक है। इसका जो है वो एटॉमिक साइज़ ये है और इसका जो है वो एटॉमिक साइज़ ये, मीन्स कि ये आपका फर्स्ट एंड ये आपका सेकंड एटम है। ये इन दोनों के अंदर आपके पास एक ये साइज़ मौजूद है और एक ये साइज़ मौजूद है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी या इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे एक आप बात याद रखें, जिसका साइज़ एटम का जितना छोटा होगा वो न्यूक्लियस के उसका इलेक्ट्रॉन उतना करीब होगा, मतलब वो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस, उसकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन अगर जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, मींस जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन से दूर जाएगा साइज़ इंक्रीज़ होगा, इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर जाने की मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे वो वैलेंस शेल से रिमूव होगा, यानी उसके सबसे लास्ट वाले शेल की हम बात करेंगे। तो जैसे इंक्रीज साइज़ होगा तो लास्ट शेल उतना ही उसके न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा और उसकी अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, जिस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। मींस यहाँ पे हम जो है एक रिलेशनशिप मैथमेटिकली लिख सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज़, यानी अगर साइज़ इंक्रीज़ होगा आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी, साइज़ अगर डिक्रीज़ होगा आयनाइजेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। मींस इसकी आयनाइजेशन बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अप्लाई होगी और इसके ऊपर आयनाइजेशन बहुत कम अप्लाई होगी। तो सेकंड फैक्टर हम यहाँ पे देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज को जो है वो हम जो है ज़ाहिर करते हैं Z से, ठीक है, Z से ज़ाहिर करते हैं। Z से हम ज़ाहिर इसलिए करते हैं, न्यूक्लियर मींस न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो किसका होता है, Z हमारा एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जो न्यूक्लियर के ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है वो किसका होता है, प्रोटॉन का, पॉजिटिव का, इसलिए हम उसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दें, एक हमारे पास अगेन एक एटम है और अगेन हमारे पास दूसरा एटम है, एक A और एक हमारे पास B है। अब ये हमारा ये एक एटम है जिसका न्यूक्लियर चार्ज ये और ये दूसरा एटम है जिसका हमारा न्यूक्लियस चार्ज ये, ठीक है। दोनों की अगर आप देखें तो इसका जो है वो ग्रेटर चार्ज है, इसके पास न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इसका ग्रेटर है और इसका जो है वो हमारे पास लेस चार्ज जो है वो मौजूद है। अब अगर आप देखें जितना ज़्यादा चार्ज होगा, ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी आयनाइजेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, और जितना चार्ज कम होगा उतनी आयनाइजेशन उसकी कम होगी।
तो इसलिए हम यहाँ पे ये रिलेशनशिप लिख सकते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, न्यूक्लियर चार्ज की। यानी अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तो आयनाइजेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी उसकी कम हो जाएगी। यानी ये न्यूक्लियर चार्ज जो है आपका, ये NC और ये NC, इसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज कम है, इसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो इसकी आयनाइजेशन ज़्यादा होगी और इसकी आयनाइजेशन उसके कंपैरिजन में कम होगी। ठीक है, अब दूसरा जो है वो हम एक और यहाँ पे फैक्टर जो है वो डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी से एक क्वेश्चन लाजमी आता है बेटे, आप लोगों ने इसको गौर से, और बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने जो है वो दो चीज़ें पढ़ी हैं। स्टेबिलिटी देखी है हमने, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपके पास दो तरह से आती है, या तो आपका जो ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड होना चाहिए, हाफ फिल्ड, या वो फुल फिल होना चाहिए, या वो फुल फिल्ड होना चाहिए। वो हाफ फिल्ड होना चाहिए या वो फुल फिल्ड होना चाहिए। इसको हम कहते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जितना ज़्यादा एक एटम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा हाई होती चली जाएगी। यानी कि वो ज़ाहिर है स्टेबिलिटी में है, जब एक स्टेबल फॉर्म में आएगा तो वो नहीं चाहेगा कि वो अपने एटम से वहाँ से अलग हो जाए। तो उसके लिए अब स्टेबल आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो बहुत ज़्यादा हाई रिक्वायर्ड होगी। 4 एंड लास्ट फैक्टर है हमारा पेनिट्रेटिंग इफ़ेक्ट, और उसी को हम कह सकते हैं सबशेल इफ़ेक्ट भी। ठीक है, तो पेनिट्रेटिंग इफ़ेक्ट में क्या होता है, आपके पास फॉर सपोज़ अगर एक हमारा हो जाए 2s और एक हमारा हो जाए 2p। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से पेनिट्रेटिंग इफ़ेक्ट किसका ज़्यादा होगा, किसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा अप्लाई होगी, ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि 2s के लिए, क्योंकि 2s जो है वो सब शेल जो है वो अपने ऑर्बिट जो न्यूक्लियस है उससे बहुत अटैच होता है, बहुत करीब होता है। तो उसके ऊपर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू p ऑर्बिटल। तो उसकी पेनिट्रेटिंग इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होगी और उसके लिए आयनाइजेशन आपकी ज़्यादा अप्लाई होगी। ठीक है, तो इसी तरह इनका अगर हम ट्रेंड यहाँ पे लिखें s p d एंड f ऑर्बिटल, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, पेनिट्रेटिंग आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू p ऑर्बिटल की, और p ऑर्बिटल की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू d ऑर्बिटल, एंड d ऑर्बिटल की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू f ऑर्बिटल। तो ये इस तरह से इसका ट्रेंड है कि पेनिट्रेटिंग इफ़ेक्ट, जिसे हम सब शेल इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं, यानी कि जितना न्यूक्लियस से करीब होगा ऑर्बिटल उसका पेनिट्रेटिंग इफ़ेक्ट यानी कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। यानी f ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी जितना d के लिए, और d के लिए जितनी होगी उससे ज़्यादा p ऑर्बिटल के लिए, और सबसे ज़्यादा s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, ये थे हमारे कुछ फैक्टर्स। अब हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे वेरिएशंस को। वेरिएशंस, ट्रेंड आप कहते हैं, पीरियोडिक टेबल ट्रेंड भी हम उसको कहते हैं। वेरिएशंस की अगर हम बात करें, वेरिएशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की, तो हम सबसे पहले पीरियड्स की बात करते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आपके पीरियड्स आते हैं और जिसमें हम बात करते हैं लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे पीरियड में हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। मैं यहाँ पे सेकंड पीरियड को लेती हूँ जिसमें हमारे पास मौजूद है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये हमारा आगे सेकंड जो है वो पीरियड जिसके ये हमारे मेंबर हैं। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं
जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज Nc क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने के हम यहाँ पे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है। यानी लेफ़्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो सेकंड अगर हम यहाँ पे वेरिएशन देखें किसकी, हमारे पास आते हैं ग्रुप्स। ग्रुप से हम जब भी बात करते हैं तो हमारे पास ग्रुप जाता है टॉप टू बॉटम, यानी हम ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, मतलब ऊपर से नीचे। फर्स्ट अगर हम ग्रुप ले लें तो हमारे पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सिजियम, फ्रांशियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास जैसे जैसे आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो इनका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, मीन्स इनके एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने से उनका शेल इंक्रीज़ हो रहा है और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। ठीक है, तो साइज़ इंक्रीज़ होने से हम डिस्कस ये भी कर चुके हैं, जैसे जैसे साइज़ इसका इंक्रीज़ होगा तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये कुछ वेरिएशंस थे जो पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स के अंदर लेफ़्ट टू राइट जाने से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। और ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम जाने से साइज़ जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा और उसके ऊपर अट्रैक्शन टूवर्ड्स न्यूक्लियस कम हो जाएगी, तो उससे निकालना उतना ही आसान हो जाएगा, तो इसलिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक यहीं पर हम इसको कवर करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके कुछ पूछ सकते हैं अगर आपको पूछना है तो, और इसको अच्छी तरीके से अब आप मेमोराइज़ कर लें। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़।